हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ब्लैक सी, जो 2014 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया है। और बहुत दुख के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बहुत से मेरे भाई पूछ रहे थे कि मेरे मम्मी को हार्ट अटैक आया था और अब वो कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईद के दिन सुबह मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया था। आप सबको पता है कि 2 साल पहले मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी और उससे ठीक 2 साल बाद मेरे मम्मी की भी डेथ हो गई। तो आपका मीर यतीम हो चुका है, इसीलिए वीडियो आने में इतने लेट हो रहा था। इसलिए आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, अपने मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना। मेरे पास दोनों नहीं है। अब मैं कुछ भी करूंगा तो किसे बताऊंगा, कुछ भी अचीव करूंगा तो किसे बताऊंगा। यतीम होना कैसा होता है मैं समझ सकता हूँ। अभी हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना, हमेशा उनकी बात मानना। जब चले जाएंगे ना, जब पता चलेगा माँ बाप के बिना कुछ नहीं रहता, कितनी खाली हो जाती है जिंदगी एक इंसान की माँ बाप के बिना, अपने पेरेंट्स के बिना। इस मूवी की रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर ली थी, इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ी ठीक है। जब भी इस टॉपिक पे बात करता हूँ रोना आ जाता है मुझे, इसलिए मेरे मम्मी और पापा के लिए दुआ कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक रॉबिन्सन नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक अगोरा कंपनी में सबमरीन पायलट है। अभी रॉबिन्सन एक ऑफिसर के सामने बैठा था। दरअसल कंपनी उसे ये बोलकर निकाल रही थी कि अब इस कंपनी में उसका काम खत्म हो चुका है और कंपनी के काम करने का तरीका भी बदल चुका है, इसीलिए उन्हें सबमरीन और उसके पायलट की जरूरत नहीं। दरअसल अगोरा कंपनी का काम डूबे हुए जहाज और सबमरीन को ढूंढ कर निकालना है। कंपनी रॉबिन्सन को निकालने पर उसे 8,640 पाउंड का मुआवजा भी देती है। रॉबिन्सन कहता है उसने इस कंपनी में 11 साल काम किया, यहाँ तक कि इस काम के लिए उसने अपना परिवार तक खो दिया। दरअसल रॉबिन्सन अपनी वाइफ क्रेसी और अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहा था। इस वजह से क्रेसी उसे छोड़कर चली गई। उसका बेटा अपनी माँ क्रेसी के साथ ही रहता है, लेकिन ऑफिसर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे आज ही अपना ऑफिस टेबल खाली करने कहता है। थोड़ी देर बाद रॉबिन्सन अपना सामान लेकर ऑफिस से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो दूसरी नौकरी का इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ एक लेडी उससे पूछती है क्या उसने इस जॉब से पहले 15 साल नेवी में काम किया था। रॉबिन्सन नेवी में काम कर चुका है। वो लेडी पूछती है उसने वो काम क्यों छोड़ा। रॉबिन्सन बताता है क्योंकि किसी के साथ उसकी अनबन हो गई थी, लेकिन तब भी उसे वो नौकरी नहीं मिलती। फिर रॉबिन्सन अपने बेटे को स्कूल के बाहर देखने जाता है। उसका बेटा अपनी माँ के साथ जा रहा था और रॉबिन्सन उसे कार में बैठे देख रहा था। कुछ समय बाद रॉबिन्सन एक बार में ड्रिंक करने आता है, जहाँ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। एक आदमी का नाम क्रिस्टन और दूसरे का ब्लैकी है। कंपनी उन्हें पहले ही निकाल चुकी थी, जिस वजह से क्रिस्टन थोड़ा डिप्रेशन में रहता है क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्जा था और अब उसकी नौकरी भी चली गई। ब्लैकी को यकीन नहीं होता कंपनी ने रॉबिन्सन को भी निकाल दिया। रॉबिन्सन ब्लैकी से कहता है आज उसने अपने बेटे को दूर से देखा, वो एक अमीर आदमी की परवरिश में है। यहाँ हमें पता चलता है क्रिसी ने उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी से दूसरी शादी कर ली। क्रिस्टन कहता है उसे ऐसी लाइफ नहीं जीना, उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो भी उसी कंपनी से जहाँ से वो निकाल दिए गए। क्रिस्टन उन्हें बताता है 1 साल पहले वो कंपनी के साथ ब्लैक सी में गया था, जहां उसने कुछ देखा था जिसके बाद कंपनी ने उसे निकाल दिया। फिर क्रिस्टन उन्हें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। अगले दिन रॉबिन्सन और ब्लैकी लुइस नाम के एक अमीर आदमी के घर जाते हैं, जहां डेनियल नाम का आदमी उनका वेट कर रहा था। डेनियल क्रिस्टन का दोस्त है। डेनियल ने ही उन दोनों को लुइस से मिलने बुलाया है। डेनियल पूछता है क्रिस्टन कहाँ है। रॉबिन्सन बताता है क्रिस्टन की दिमागी हालत ठीक नहीं और वो थोड़ा बीमार भी है। डेनियल कहता है वो लुइस से ज्यादा बात न करे और वो जितना पूछे बस उतना ही जवाब दे और उससे उसका नाम या वो कितना इन्वेस्ट करने वाला है ये बिल्कुल ना पूछे। लेकिन लुइस से मिलते ही रॉबिन्सन पूछता है उसका नाम क्या है और वो कितने पैसे लगाने वाला है। तब डेनियल उसे घूर कर देखता है। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग शुरू होती है। डेनियल लुइस को बताता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से हिटलर को रशिया से कर्ज लेना पड़ा। हिटलर ने रशिया से मांग की थी उसे कर्ज गोल्ड के रूप में दिया जाए, जिस पर रशिया
रशिया 2 टन सोना देने मान भी गया, लेकिन उसके बाद हिटलर पर जंग लड़ने का जुनून सवार हो गया और उसने रशिया पर भी हमला कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद काफी लोग मारे गए थे। तब 1950 के दशक में एक अफवाह फैली कि जर्मनी और रशिया में सुलह हो गई थी और रशिया जर्मनी को सोना देने मान भी गया था। तब हिटलर ने सोना लेने एक सबमरीन भेजी जिसका नाम यू बोट था। वो सबमरीन रशिया से सोना लेकर तो निकली, लेकिन सोना हिटलर तक पहुंचा ही नहीं। हिटलर को लगा रशिया ने उसके साथ धोखा किया, इसीलिए उसने रशिया पर हमला किया था। डेनियल बताता है बाद में इस बात को सब भूल गए, लेकिन 1980 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जॉर्जिया के समुद्र में कुछ कम गहरी चोटियां ढूंढी। रॉबिन्सन कहता है उसने उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया है। उस कंपनी का काम डूबे हुए शिप और सबमरीन को ढूंढना है, मतलब वो अगोरा कंपनी है। 1980 में उन्हें यू बोट मिली जो सतह से 90 मीटर की दूरी पर है। डेनियल बताता है 2008 में उस इंस्टीट्यूट ने रशिया की गवर्नमेंट से इस प्रोजेक्ट पर बात भी की थी और वो मान भी गए थे, लेकिन 1 महीने बाद ही रशिया और जॉर्जिया में लड़ाई छिड़ गई, जिस वजह से बॉर्डर में कुछ बदलाव हुए और तब से ब्लैक सी नाम के समुद्र के उस हिस्से को लेकर रशिया और जॉर्जिया का झगड़ा चल रहा है। रशिया को पता नहीं वो सबमरीन कहाँ है, मगर जॉर्जिया को उसकी सही लोकेशन पता है, लेकिन राजनीतिक झगड़ों की वजह से वहां कोई नहीं जा सकता। तब तक सोने से भरी वो सबमरीन वही बैठी रहेगी। तब लुइस पूछता है इसमें वो क्या कर सकता है। रॉबिन्सन कहता है उसे वहां तक पहुंचने के लिए एक सबमरीन की जरूरत है। ब्लैकी के कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो सबमरीन का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए पैसों की जरूरत होगी। दरअसल वो सब लुइस के पास इसीलिए आए थे ताकि लुइस उनके प्लान को फंड कर सके। रॉबिन्सन कहता है उसे सबमरीन चलाने कुछ लोग लगेंगे, जिसमें आधे ब्रिटिश और आधे रशियन होंगे, क्योंकि सबमरीन रशिया में है। लुइस उन्हें पैसे देने मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अगर सोना 2 टन निकला तो उसे 40% हिस्सा चाहिए, और अगर सोना 2 टन से ज्यादा निकला तो उसे 60% हिस्सा लगेगा। अब कुछ देर सोचने के बाद रॉबिन्सन लुइस की शर्त मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबिन्सन क्रिस्टन को कॉल करता है, लेकिन क्रिस्टन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब रॉबिन्सन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में आगे का प्लान बना रहा था। ब्लैकी बताता है सबमरीन को चलाने उन्हें 12 लोगों की जरूरत होगी। रॉबिन्सन 12 लोगों में 6 ब्रिटिश और 6 रशियन आदमी रखने का डिसाइड करता है, लेकिन उनमें से एक फ्रेजर नाम का आदमी थोड़ा साइको है, लेकिन उन्हें फ्रेजर की जरूरत है। इस बीच रॉबिन्सन लगातार क्रिस्टन को कॉल कर रहा था, लेकिन क्रिस्टन उसका कॉल रिसीव नहीं करता। अब एक दिन रॉबिन्सन को उसके घर के बाहर एक टीनेज लड़का मिलता है। वो खुद को क्रिस्टन का दोस्त बताता है। वो बताता है क्रिस्टन ने सुसाइड कर ली। ये सुनकर रॉबिन्सन को थोड़ा शॉक लगता है। वो लड़का बताता है क्रिस्टन बहुत अच्छा इंसान था, वो हमेशा उसकी मदद करता था, लेकिन क्रिस्टन को मानसिक बीमारी थी, वो उस बीमारी की गोलियां लेता था। उसने वो गोलियां ज्यादा खा ली जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उस टीनेज लड़के का नाम टॉबिन है। रॉबिन्सन क्रिस्टन के सुसाइड की वजह पूछता है। टॉबिन बताता है क्रिस्टन ने इंश्योरेंस क्लेम करने सुसाइड किया होगा क्योंकि उस पर बहुत कर्जा था। रॉबिन्सन उसकी उम्र पूछता है। टॉबिन 18 साल का है। तब रॉबिन्सन पूछता है क्या वो कभी समुद्र में गया है। रॉबिन्सन क्रिस्टन की जगह टॉबिन को अपने साथ रख लेता है। कुछ समय बाद वो 12 लोगों की टीम के साथ एक पोर्ट पर जाता है जहां एक बहुत पुरानी सबमरीन थी। रॉबिन्सन अपनी टीम के साथ उस सबमरीन की कंडीशन देखने जाता है। अंदर से उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अपनी टीम को अपनी अपनी पोजीशन लेने कहता है। तब डेनियल कहता है इसकी कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन रॉबिन्सन उसकी नहीं सुनता। तब टीम का एक आदमी जिसका नाम पीटर्स है वो बताता है बैटरीज वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, वो सिर्फ 70% ही चार्ज हो सकती है। जेत्सो ने उसे बताया डीजल इंजन काम कर रहा है, लेकिन उसमें एक लीकेज है जो उसे नहीं मिल रहा। रॉबिन्सन उसे जेत्सो से लीकेज ढूंढने कहता है। पीटर्स कहता है यहाँ एस्केप सूट भी नहीं है। दरअसल जब सबमरीन समुद्र में पूरी तरह काम करना बंद कर दे तब बचकर निकलने के लिए एस्केप सूट की जरूरत पड़ती है। थोड़ी देर बाद पीटर्स बताता है रेडियो का सिर्फ एक सर्किट काम कर रहा है, अगर वो भी नहीं चला तो वो मदद के लिए किसी से संपर्क नहीं कर सकेंगे। लेकिन रॉबिन्सन कहता है वो रेडियो का इस्तेमाल नहीं करने वाले क्योंकि रशियंस के शिप उनके ऊपर ही मंडरा रहे होंगे। अगर उनके रेडियो के सिग्नल रशियंस को मिल गए तो रशियंस उन्हें पकड़ लेंगे क्योंकि ये मिशन पूरी तरह से इलीगल है। तब डेनियल पीटर से पूछता है एस्केप सूट नहीं है इसका क्या मतलब है। तब पीटर्स बताता है इसका मतलब है कुछ भी गड़बड़ होने पर वो भाग नहीं सकते, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो रेडियो ऑन करके मदद बुला सकते हैं। वो कहता है लेकिन
उसे घबराने की जरूरत नहीं, वो उसे सुरक्षित ऊपर पहुंचा देंगे। तब डेनियल डाइविंग सूट देखकर पूछता है क्या डाइविंग सूट से वो बाहर जा सकते हैं। तब रोनाल्ड नाम का आदमी बताता है डाइविंग सूट सिर्फ 80 मीटर तक काम करते हैं, वो चाहे तो उसे पहनकर बाहर की सैर करके वापस आ सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता। रोनाल्ड कहता है बाहर सिर्फ काली और ठंडी मौत होगी। तब सब डेनियल का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। दरअसल वो सब डेनियल को डरा रहे थे। दूसरी तरफ रॉबिन्सन सबमरीन के एक केबिन में बैठकर अपने बेटे की फोटो देख रहा था। तभी वहां ब्लैकी आता है। दरअसल रशियन टॉबिन के सबमरीन पर होने से खुश नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है टॉबिन वर्जिन है। रशियंस का मानना है किसी वर्जिन का सबमरीन पर होना अशुभ होता है, लेकिन रॉबिन्सन कहता है टॉबिन 18 साल का है और आजकल 18 साल का कोई भी वर्जिन नहीं होता। और रॉबिन्सन इन सब बातों पर यकीन भी नहीं करता। फिर रॉबिन्सन ब्लैकी से सब लोगों को बुलाने कहता है। फिर थोड़ी देर बाद रॉबिन्सन सबको बताता है वो लोग सोने की तलाश में जा रहे हैं। सोना मिलने के बाद सब अमीर बन जाएंगे। तब फ्रेजर पूछता है वहाँ कितना सोना होगा। रॉबिन्सन बताता है वो सोना करीब $40 मिलियन का होगा। अगोरा कंपनी ने क्रिस्टन को इसीलिए निकाल दिया क्योंकि उसे इस सोने के बारे में पता चल गया था। क्रिस्टन अच्छा आदमी था, नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसे निकाल दिया गया, जिस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। कंपनी ने उसे भी निकाल दिया और अब उन्हें इन गलतियों का हिसाब देना होगा। वो आगे कहता है जो भी मिलेगा उसमें से 40% डेनियल के बॉस लुइस का होगा, क्योंकि लुइस इस मिशन को फंड कर रहा है, और बाकी का 60% उन सब का होगा। सोना सभी में बराबर बटेगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। रॉबिन्सन कहता है उन्हें 1 घंटे में निकलना है और सबको अपनी पोजीशन पर जाने कहता है। सबके जाने के बाद डेनियल रॉबिन्सन से सबको बराबर का हिस्सा देने वाली बात पर एतराज जताता है। उसके मुताबिक रॉबिन्सन को सबको बराबर हिस्सा नहीं देना चाहिए। रॉबिन्सन कहता है सब अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन डेनियल कहता है वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सबमरीन में इतना सारा सोना देखकर उनकी नीयत खराब हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता है जितने लोग कम होते जाएंगे उनका हिस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन रॉबिन्सन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सबमरीन निकल चुकी है। सबमरीन के पानी में जाने से पहले रॉबिन्सन आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता नहीं उसे फिर से आसमान देखने मिलेगा या नहीं। अब सबमरीन पानी के अंदर जाती है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर काम कर रहे थे। रॉबिन्सन सबमरीन को 30 मीटर अंदर ले जाने कहता है। दूसरी तरफ जेत्सेव डीजल इंजन पर काम कर रहा था। तभी टॉबिन उसे कुछ बताने आवाज देता है। तब जेत्सेव उसे कोई चीज फेंक कर मारता है, क्योंकि वो टॉबिन को अशुभ मानता था। ये सब ब्लैकी भी देख रहा था। वो जाकर रॉबिन्सन से कहता है जेत्सेव को मदद के लिए एक आदमी देना होगा। रॉबिन्सन ने टॉबिन को जेत्सेव की मदद करने भेजा था, लेकिन ब्लैकी कहता है जेत्सेव टॉबिन को पसंद नहीं करता, वो उसे अनलकी मानता है। तब रॉबिन्सन कहता है टॉबिन जेत्सेव के साथ ही काम करेगा, या फिर वो इस सबमरीन और इस मिशन को छोड़कर बाहर चला जाए। तब ब्लैकी जेत्सेव के पास जाकर उसे समझाता है और टॉबिन से कहता है अब सब ठीक है, अब जेत्सेव उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। फिर ब्लैकी टॉबिन को कुछ वॉल्व दिखाता है, क्योंकि जेत्सेव रशियन है, उसे इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए प्रेशर ज्यादा होने पर वो इशारा करेगा। तब टॉबिन को वॉल्व लेफ्ट साइड में घुमाना है, और अगर वो प्रेशर कम होने का इशारा करे तब उसे वॉल्व राइट साइड में घुमाना है। ब्लैकी कहता है वो कोई भी गड़बड़ ना करे। दूसरी तरफ खाना बनाने का काम एक लेवेंचको नाम के रशियन आदमी को मिला है। वहाँ कुछ ब्रिटिश आदमी खाना बनने का वेट कर रहे थे। तब फ्रेजर रोनाल्ड से कहता है रशिया के कंपैरिजन में उन्हें ज्यादा सोना मिलना चाहिए। दरअसल फ्रेजर एक अच्छा डाइवर है, लेकिन सबमरीन पर आने से पहले वो एक क्रिमिनल था। वो बहुत बार जेल जा चुका है। थोड़ी देर बाद खाना सर्व होता है, लेकिन फ्रेजर उस खाने को टेबल पर ही फेंक देता है और उस खाने की बुराई करने लगता है। लेवेंचको को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो रशियन में कुछ कहता है, लेकिन वहाँ सब ब्रिटिशर थे, वो सब लेवेंचको पर हंसने लगते हैं। यहाँ हमें साफ दिख रहा था ब्रिटिशर और रशियन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मतलब इस मिशन में रॉबिन्सन को बहुत मुसीबत होने वाली है। दूसरी तरफ टॉबिन अपने फोन में कुछ देख रहा था। तब रॉबिन्सन पूछता है वो हमेशा अपने फोन में क्या देखता रहता है। तब टॉबिन उसे अपना फोन दिखाता है, जिसमें एक प्रेग्नेंट लड़की की सोनोग्राफी की फोटो थी। उस सोनोग्राफी में एक बच्चा साफ नजर आ रहा था। रॉबिन्सन उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन टॉबिन बहाने बनाने लगता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता। लेकिन रॉबिन्सन समझ गया था वो टॉबिन का ही बच्चा है। रॉबिन्सन कहता है वो चिंता न करे, वो बहुत जल्द अमीर बनने वाला है, उसके होने वाले बच्चे को कोई कमी नहीं होगी। लेकिन तभी अचानक सबमरीन का इंजन बंद कर दिया जाता है। रॉबिन्सन को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। वो तुरंत ब्लैकी के पास जाता है। तब ब्लैकी बाबा नाम के एक रशियन आदमी के पास था। बाबा सोनार की पोस्ट संभाल रहा था। दरअसल सबमरीन पानी में जाने के बाद साउंड वेव सुनकर पता लगाया जाता है चलती हुई सबमरीन का रास्ता क्लियर है या नहीं। ये काम सोनार का होता है। ब्लैकी रॉबिन्सन
रॉबिन्सन को बताता है उनसे 20 नॉट की दूरी पर एक रशियन शिप है। बाबा वेव के जरिए बता रहा था वो शिप उनके पास आ रहा है, इसीलिए इंजन बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद वो शिप उनके ऊपर से निकल जाती है। तब सब चैन की सांस लेते हैं। रॉबिन्सन ब्लैकी से सबमरीन 1 घंटे तक 3 नॉट की स्पीड पर चलाने कहता है। थोड़ी देर बाद ब्लैकी जेट से उसे इंजन का हर पार्ट ध्यान से चेक करने कहता है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। दूसरी तरफ डैनियल एक मोरोजो नाम के आदमी को बोल रहा था इंजन बंद होने से उसे टेंशन हो रही थी, लेकिन मोरोजो उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो रशियन था। दूसरी तरफ टोबिन रोनाल्ड से पूछता है वो अमीर बनने के बाद पैसों का क्या करेगा। रोनाल्ड कहता है कुछ पैसों से वो अपना कर्ज खत्म करेगा और बचा हुआ अपने बीवी और बच्चों को दे देगा। टोबिन कहता है वो बाप बनने वाला है, उसे बेटा होगा जिसे वो बहुत अय्याश बनाएगा। तभी फ्रेजर कहता है 2 मिलियन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन रोनाल्ड कहता है कम भी नहीं होते। इतने में वहाँ जेस्सेओ आता है और टोबिन को उसके बिस्तर से नीचे गिराकर खुद सो जाता है क्योंकि वो टोबिन को पसंद नहीं करता, इसीलिए उसे परेशान करता रहता है। तब टोबिन वहाँ से चला जाता है। ये सब फ्रेजर और रोनाल्ड भी देख रहे थे। फ्रेजर रोनाल्ड से कहता है रशियन जानबूझकर टोबिन को परेशान कर रहे हैं ताकि वो सुसाइड कर ले और उनका हिस्सा बढ़ जाए। तब जेस्सेओ रशियन में कुछ बोलता है, लेकिन फ्रेजर गुस्से में उसे चुप रहने कहता है। वही मोरोजो का काम मैप देखकर लोकेशन बताने का है। तभी रॉबिन्सन मोरोजो की तरफ देखता है क्योंकि वो लोग पहुंच गए थे। उनकी सबमरीन यू बोट के ऊपर है, मतलब मैप के हिसाब से सबमरीन गोल्ड तक पहुंच गई। रॉबिन्सन जाकर ब्लैकी को बताता है वो लोग यू बोट के ऊपर है। ब्लैकी कहता है जेस्सेओ को इंजन का लीकेज मिल गया, लेकिन रिपेयर करने से पहले इंजन के पूरे फ्यूल को खाली करना होगा। इस काम में 4-5 घंटे लगेंगे। रॉबिन्सन कहता है बैटरी चार्ज करने डीजल की जरूरत पड़ेगी। 4-5 घंटे में सब काम हो जाना चाहिए क्योंकि नीचे जाने से पहले उन्हें पूरी तरह तैयार रहना होगा। तब ब्लैकी उसे बताता है उसके आदमी पैसों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। दरअसल वो ब्रिटिशर की बात कर रहा था। ब्रिटिशर को लग रहा है रशियन को उनसे ज्यादा मिलेगा। रॉबिन्सन कहता है कोई कुछ भी सोचे लेकिन सबको बराबर हिस्सा मिलने वाला है। कुछ देर बाद रॉबिन्सन को अचानक कुछ लोगों के लड़ने की आवाज आती है। वहाँ एक ब्रिटिशर एक रशियन आदमी के साथ लॉटरी टिकट को लेकर लड़ रहा था। तभी वहाँ रॉबिन्सन पहुँचता है। ब्रिटिशर उसे बताता है वो टिकट उसका है, वो 30,000 जीत गया, लेकिन रशियन उससे जबरदस्ती वो टिकट लेना चाहते हैं। तब फ्रेजर भी कहता है इन रशियन का कुछ करना होगा, वो लोग उनसे सब कुछ लूट रहे हैं। तब रॉबिन्सन उस ब्रिटिशर से पूछता है उसे कैसे पता चला वो लॉटरी जीत गया। तब सब खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो रेडियो सुन रहे थे। उन्हें रेडियो से पता चला था लॉटरी टिकट में कौन सा नंबर लगा है। ये जानकर रॉबिन्सन को बहुत गुस्सा आता है। तब वो रेडियो ही तोड़ देता है, फिर उस लॉटरी टिकट को भी जला देता है और उन लोगों से कहता है सिर्फ 30,000 के लिए वो उन लोगों की जान और इस मिशन को खतरे में डाल रहे थे क्योंकि रेडियो की फ्रीक्वेंसी की वजह से रशियन नेवी को उनके बारे में पता चल सकता था। रॉबिन्सन सबको एक बार फिर याद दिलाता है सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा और जिसे ये पसंद नहीं वो इस सबमरीन को छोड़कर चला जाए। फिर डैनियल रॉबिन्सन से कहता है वो सब लोगों को बोल दे डील बदल गई, अब सब लोगों को बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, वरना वो लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन रॉबिन्सन उसकी बात नहीं सुनता। वही फ्रेजर का दिमाग भी रशियंस की वजह से खराब हो रहा था और वो पहले से थोड़ा साइको भी है। उधर जेस्सेओ और टोबिन इंजन रिपेयर करने डीजल खाली कर रहे थे। तब प्रेशर बढ़ने से जेस्सेओ टोबिन को वॉल्व घुमाने कहता है, लेकिन टोबिन कंफ्यूज होकर वॉल्व राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में घुमाता है जिससे प्रेशर की गर्म भाप जेस्सेओ के चेहरे पर आ जाती है। तब वो गुस्से में टोबिन को पीटने बढ़ता है, लेकिन वहाँ ब्लैकी भी था, वो जेस्सेओ को रोकता है और टोबिन को डांटने लगता है। दरअसल ब्लैकी भी रशियन था लेकिन उसे इंग्लिश अच्छी तरह आती थी। तभी वहाँ फ्रेजर भी आता है। उस वक्त ब्लैकी टोबिन को उसकी गलती के लिए डांट रहा था, लेकिन बेवजह ही फ्रेजर बीच में कूद कर टोबिन के लिए ब्लैकी से लड़ने लगता है। थोड़ी बहस के बाद फ्रेजर चाकू निकाल लेता है, लेकिन ब्लैकी उसे सीरियसली नहीं लेता और फ्रेजर से चाकू उसे देने कहता है, लेकिन दोनों के बीच गर्मी बढ़ जाती है और फ्रेजर ब्लैकी की छाती में चाकू मार देता है। वहाँ फ्रेजर का एक साथी आकर उस पर चिल्लाने लगता है। तभी ब्लैकी नीचे गिरता है और उसका धक्का लगने से इंजन से निकला डीजल वापस इंजन पर गिरता है और तभी आग लगने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे सबमरीन बंद हो जाती है और अपने रास्ते से हटकर नीचे गिरने लगती है। सबमरीन गिरने पर सब लोग इधर उधर टकराने लगते हैं। तब रॉबिन्सन को भी सिर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें रॉबिन्सन का
फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ क्रेसी और उसका बेटा उससे अलग कैसे हुए। फिर मूवी सबमरीन में वापस आती है। सबमरीन नीचे गिरने की वजह से उसके अंदर की चीजें बिखरी हुई थी। रॉबिन्सन अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। फिर उसे होश आता है। उसे काफी सारी चोटें लगी थी। रॉबिन्सन देखता है उसके पास ब्लैकी की लाश पड़ी है। ब्लैकी पूरा जल चुका था। थोड़ी देर बाद बचे हुए ब्रिटिशर रॉबिन्सन के साथ थे। टॉबिन उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। रॉबिन्सन लगभग 18 घंटों से बेहोश था। रोनाल्ड बताता है रशियंस पागल हो गए हैं। उन्हें फ्लेयर गन से कंट्रोल करना पड़ा। ब्लास्ट होने की वजह से सबमरीन का बहुत नुकसान भी हुआ है। इंजन का ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है और बैटरी के सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। 36 घंटों बाद सबमरीन में अंधेरा हो जाएगा। फ्रेजर बताता है रशियन ने पीने का पानी और आधी सबमरीन अपने कब्जे में कर ली। उनके पास खाना है लेकिन पानी के बिना वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। तब रॉबिन्सन फ्रेजर को चुप रहने कहता है क्योंकि इन सब का जिम्मेदार फ्रेजर ही है। लेकिन फिलहाल रॉबिन्सन को उसकी जरूरत थी। टॉबिन को लग रहा था वो यही मरने वाले हैं, लेकिन रॉबिन्सन उसे यकीन दिलाता है उन्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद रॉबिन्सन एक नोट पर रशियन में कुछ लिखकर रशियन वाले हिस्से में जाकर उस नोट को पढ़ने लगता है। तब उसे वहां मोरोजो दिखाई देता है। रॉबिन्सन अपने हाथ ऊपर करके उससे कहता है उसके पास कोई हथियार नहीं। तब मोरोजो उससे इंग्लिश में बात करता है। दरअसल मोरोजो को इंग्लिश आती थी लेकिन अभी तक उससे किसी ने इंग्लिश में बात नहीं की, इसीलिए उसने भी किसी से इंग्लिश में बात नहीं की। रॉबिन्सन कहता है वो सबमरीन फिर से चला सकता है। थोड़ी देर बाद वो सबमरीन के मेन एरिया में थे। मोरोजो को मैप देखना आता था। वो रॉबिन्सन को सबमरीन की लोकेशन बताता है। रॉबिन कहता है वो सोने वाली यू बोट के बहुत करीब है। रोनाल्ड कहता है वो यू बोट सबमरीन की ड्राइव शाफ्ट लेकर अपनी सबमरीन में लगा सकते हैं, जिससे उनकी सबमरीन काम करने लगेगी। लेकिन मोरोजो कहता है उस ड्राइव शाफ्ट को डूबे हुए 70 साल हो चुके हैं, अब वो किसी काम का नहीं होगा। लेकिन रॉबिन्सन बताता है ब्लैक सी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती और जहाँ ऑक्सीजन नहीं वहाँ किसी तरह की सड़न नहीं होती, क्योंकि यहाँ ब्लैक सी में रोमन जमाने के जहाज भी सही सलामत पड़े हैं। लेकिन मोरोजो को लग रहा था अब ये सबमरीन नहीं चल सकती, खराब हो चुकी है। सबमरीन को चलाने को लेकर मोरोजो और रॉबिन्सन की बहस हो रही थी। लेकिन तभी लेवेंज को कहता है अगर वो इस सबमरीन को ठीक कर भी ले तब भी इसे चलाने उनके पास लोग नहीं है। लेकिन रॉबिन्सन कहता है उनके पास इनफ लोग है, लेकिन उन्हें बाबा की भी जरूरत है क्योंकि उसके बिना वो आगे नहीं चल सकते। उन्हें तो पता भी नहीं वो अभी कहाँ है। तब मोरोजो कहता है जेस्सेओ और बाबा काम करने तैयार है, लेकिन वो लोग फ्रेजर को मारना चाहते हैं क्योंकि उसने ब्लैकी को मारा। रॉबिन्सन कहता है फ्रेजर ने जो किया वो उसे कभी भूल नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इस सबमरीन को चलाने उन्हें सबकी जरूरत है, इसीलिए उन दोनों में से किसी को जाकर उन दोनों से बात करनी पड़ेगी। तब लेवेंज को बाबा और जेस्सेओ से बात करने जाता है। इस तरफ रॉबिन्सन फ्रेजर को ब्लैकी की बॉडी सबमरीन से बाहर फेंकने कहता है। तब फ्रेजर एक ट्यूब से ब्लैकी की बॉडी सबमरीन से बाहर फेंकता है। थोड़ी देर बाद वहाँ बाबा और जेस्सेओ आते हैं, लेकिन फ्रेजर को देखते ही वो उसे मारने बढ़ते हैं। लेकिन रॉबिन्सन बीच में आकर उनसे हाथ मिलाता है। फिलहाल वो सब काम करने तैयार हो जाते हैं। फिर बाबा सोनार पर वापस बैठता है। दूसरी तरफ फ्रेजर और जेस्सेओ अंदर से साउंड क्रिएट करते हैं। उस साउंड वेव को सुनकर बाबा सोनार के जरिए पता लगाता है सबमरीन के सामने क्या है और कितनी दूरी पर है। दूसरी तरफ जेस्सेओ फ्रेजर को पानी देकर कहता है ऊपर जाने पर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फ्रेजर को उसकी भाषा नहीं आती। फ्रेजर पीटर से पूछता है वो उसके साथ बाहर चलेगा या नहीं। पीटर भी डाइवर है, लेकिन पिछले 4 साल से उसने डाइविंग नहीं की और अब वो बूढ़ा भी हो चुका है, लेकिन फ्रेजर उससे वादा करता है वो उसका ख्याल रखेगा। इस तरह बाबा साउंड वेव सुनकर पता लगाता है लगभग 100 मीटर की दूरी पर कुछ है। वो कोई चट्टान भी हो सकती है या फिर सोने से भरी यू बोट भी, लेकिन अच्छे से पता लगाने उसे कुछ दिन और लग सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं था, इसीलिए रॉबिन्सन डिसाइड करता है वो अपने डाइवर्स को वहां भेजेगा। फ्रेजर जाने तैयार हो जाता है क्योंकि वो पेशे से डाइवर ही है। पीटर भी एक डाइवर है, लेकिन सिर्फ 2 डाइवर से काम नहीं बनेगा। रॉबिन्सन बाबा से पूछता है कि रशियंस को डाइविंग आती है या नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी डाइवर नहीं था। तब टॉबिन कहता है पीटर और फ्रेजर के साथ वो जाएगा क्योंकि यूथ क्लब में उसने स्कूबा डाइविंग सीखी थी। थोड़ी देर बाद तीनों अपने डाइविंग सूट पहनते हैं। रॉबिन्सन टॉबिन को समझाता है बाहर वो फ्रेजर के साथ ही रहे क्योंकि फ्रेजर बहुत अच्छा डाइवर है। फिर वो फ्रेजर को बताता है उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं, वो बस एक बार ही बाहर
जाकर वापस आ सकते हैं। अगर वहाँ यू बोट की जगह कोई चट्टान निकली तब उन्हें वापस लौटना होगा। अब तीनों सबमरीन से बाहर निकलते हैं। बाहर बहुत अंधेरा था। फ्रेजर टॉबिन से कहता है वो बस उसके साथ ही रहे। फ्रेजर सबमरीन से नीचे जंप करता है। फिर अंदर से एक ट्यूब के जरिए उन्हें कुछ सामान दिया जाता है। उसमें एक फ्लैश लाइट भी था जिसे फ्रेजर और पीटर सबमरीन पर लगाते हैं ताकि वो अच्छे से देख सके, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। रॉबिन्सन तीनों डाइवर के साथ माइक्रोफोन के जरिए कनेक्टेड था। अब दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक टॉबिन को ब्लैकी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे डरकर टॉबिन खाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन टॉबिन और फ्रेजर एक रस्सी से बंधे थे। वही सबमरीन के अंदर रॉबिन्सन बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन फ्रेजर टॉबिन को बचा लेता है। बस टॉबिन थोड़ा डर गया था। वही इस तरफ पीटर्स पानी के अंदर एक ट्रॉली तैयार कर रहा था ताकि यू बोट का ड्राइव शाफ्ट ला सके। इस तरफ फ्रेजर और टॉबिन आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद फ्रेजर एक पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचता है, लेकिन ये देखकर फ्रेजर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ रेत उड़ रही थी। मतलब वो एक पहाड़ की चोटी पर है, यहाँ कोई यू बोट नहीं। ये सुनकर रॉबिन्सन बहुत निराश होता है क्योंकि अब उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसके साथ बाकी सब भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब वो सब यही मरने वाले हैं। लेकिन तभी फ्रेजर को कुछ दिखाई देता है और वो तुरंत अपने सामने के टीले की रेत हटाने लगता है। फिर तुरंत सभी को बताता है उसे यू बोट मिल गई। वहाँ नाजी का निशान था, मतलब यू बोट सबमरीन रेत के नीचे थी। ये जानकर रॉबिन्सन और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। रॉबिन्सन राहत की सांस लेता है क्योंकि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। तब फ्रेजर एक फ्लेयर टॉर्च जलाता है। तब हमें दिखाई देता है यू बोट सबमरीन उस पहाड़ के ऊपर ही पड़ी है। थोड़ी देर बाद तीनों यू बोट के अंदर जाते हैं। वहाँ हवा थी। टॉबिन को अपना हेलमेट उतारना था, लेकिन फ्रेजर कहता है यहाँ की ऑक्सीजन क्रोलिन गैस में बदल चुकी है। हेलमेट उतारते ही उसके लंग्स जल जाएंगे। वहाँ उन्हें कंकाल दिखाई देता है जो जंजीरों से बंधा था। टॉबिन को लगता है ये एक जेल है, लेकिन पीटर्स बताता है ये जेल नहीं बल्कि किचन है। मतलब अंदर जो लोग फंस गए थे वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को खा रहे थे। फिर वो तीनों यू बोट के ड्राइव शाफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है। फ्रेजर पीटर से पूछता है ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि वो ड्राइव शाफ्ट 70 साल पुराना था। पीटर्स कहता है बस थोड़ी ड्रिल करने की जरूरत है, बाकी सब एक जैसा ही है। अब पीटर्स और टॉबिन ड्राइव शाफ्ट निकालने लगते हैं और फ्रेजर सबमरीन के और अंदर जाता है, जहां उसे बहुत सारे सोने के बार दिखाई देते हैं। मतलब उन्होंने सोना भी ढूंढ लिया जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अब कुछ समय बाद फ्रेजर रॉबिन्सन को बताता है उन्हें ड्राइव शाफ्ट मिल गया और वो ट्रॉली से उसे लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। बाहर ट्रॉली तैयार थी। अब सबमरीन के अंदर से उन्हें वो ट्रॉली अपनी तरफ खींचनी थी, लेकिन उस ट्रॉली का वजन बहुत ज्यादा था। बाहर से भी तीनों उस ट्रॉली को धक्का लगा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था अचानक ट्रॉली इतनी भारी कैसे हो गई। मोरोजो बताता है ट्रॉली पर 4 टन जितना वजन है। रॉबिन्सन फ्रेजर से पूछता है, लेकिन वो भी कुछ साफ जवाब नहीं देता। फिर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ट्रॉली आगे बढ़ने लगती है। डेनियल को समझ नहीं आता ट्रॉली इतनी भारी कैसे हो गई, लेकिन रॉबिन्सन समझ गया था उस ट्रॉली पर 4 टन सोना रखा है। तब हमें दिखाया जाता है ट्रॉली पर वो तीनों सोना भी लेकर आ रहे हैं। मतलब सोना 2 टन नहीं बल्कि 4 टन है। सोने के बारे में सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन डेनियल बोल रहा था सोना बहुत भारी है, उन्हें सोना छोड़कर ड्राइव शाफ्ट लाना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो सब यही मारे जाएंगे। लेकिन उनके पास फिर से जाकर वापस आने जितनी ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए रॉबिन्सन उन्हें किसी तरह अपने साथ सोना भी लाने कहता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद सोना हासिल करने का उनके पास बस एक ही मौका है। वही बाहर तीनों ट्रॉली के सामने प्लेट लगाकर किसी तरह उसे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वजन बहुत ज्यादा था और उनके सामने पहाड़ का एज भी आ गया था। यहाँ उन्हें बहुत मुश्किल होने वाली थी। डेनियल रॉबिन्सन को सोना छोड़ने बोल रहा था, लेकिन रॉबिन्सन फ्रेजर से पूछता है वो सोना ला सकता है या नहीं। फ्रेजर कहता है वो सोना ला लेगा, इसीलिए वो सोना खींचना जारी रखते हैं। लेकिन अब ट्रॉली पहाड़ के एज पर आ गई थी। उसे संभालना तीनों के लिए मुश्किल हो रहा था। ट्रॉली एज की तरफ झुक गई थी। तभी सोने के बार पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ट्रॉली को खींचते रहते हैं। डेनियल लगातार उन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन रॉबिन्सन उसे भगा देता है। बाहर तीनों किसी तरह ट्रॉली को खींच रहे थे, लेकिन तभी अचानक पीटर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसके ऑक्सीजन का पाइप भी ट्रॉली के व्हील में आकर कट जाता है और बेचारा पीटर्स वही डूबकर मारा जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रॉली सबमरीन तक पहुंच गई थी, लेकिन पीटर की मौत
मौत से फ्रेजर को बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि उसने पीटर से वादा किया था वो उसे कुछ नहीं होने देगा। डेनियल बोल रहा था उन्हें सोना यही छोड़कर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन बाकी सब सोना और सबमरीन लेकर जाना चाहते थे, लेकिन डेनियल को बस ऊपर जाना था। अब यहाँ डेनियल और बाकी सबकी बहस होने लगती है, क्योंकि सोना मिलियंस ऑफ डॉलर का है। तब रॉबिन्सन कहता है इन हालात में वो 9 लोगों के साथ इस सबमरीन को चला सकते हैं, लेकिन डेनियल कहता है वो सब मिलाकर 8 लोग ही है। तब सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसे मिलाकर 9 लोग हो रहे थे, लेकिन डेनियल नहीं मानता, उसे रॉबिन्सन से अकेले में बात करनी थी। डेनियल एक केबिन में रॉबिन्सन को बताता है उसे उस सोने में से कुछ नहीं मिलने वाला और ना ही किसी और को। अब यहाँ डेनियल उसका असली प्लान बताता है। दरअसल लुइस नाम का कोई आदमी है ही नहीं, बल्कि ये मिशन उसकी पुरानी कंपनी अगोरा ने सेटअप किया था। अगोरा ने उसे भी नौकरी से इसीलिए निकाला था ताकि दुश्मनी में वो ये मिशन करने तैयार हो जाए। पहले तो रॉबिन्सन को डेनियल की बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे इस गोल्ड के बारे में उसके दोस्त क्रिस्टन ने बताया था, लेकिन डेनियल को ये भी पता था क्रिस्टन ने उसे कब और कहां इस गोल्ड के बारे में बताया था, क्योंकि रॉबिन्सन को इस गोल्ड के बारे में बताने के लिए अगोरा कंपनी ने क्रिस्टन को $30,000 दिए थे। अगोरा कंपनी उनका वेट कर रही है, जैसे ही वो सोना लेकर बाहर आएंगे अगोरा कंपनी उन्हें पकड़वा देगी और सारा सोना भी हथिया लेगी। अगोरा कंपनी ने इस गोल्ड की डील पहले ही जॉर्जिया से कर ली है। ये जानकर रॉबिन्सन के होश उड़ जाते हैं। इस मिशन में वो 18 साल के लड़के को लेकर आया, उसके लोग भी मारे गए। डेनियल उससे माफी मांग रहा था, क्योंकि किसी को मारना उनका प्लान नहीं था। तब रॉबिन्सन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो डेनियल को नहीं मारता, बल्कि उसे अपना बेल्ट उतार कर देता है ताकि वो दरवाजे को अंदर से बंद कर ले, क्योंकि बाकी लोगों को इस बारे में पता लगने पर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद सभी डेनियल को मारने जा रहे थे, लेकिन रॉबिन्सन उन्हें रोक रहा था, क्योंकि डेनियल को मारकर भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि बाहर निकलते ही अगोरा कंपनी उन्हें पकड़ लेगी और उनसे सोना भी छीन लेगी। दरअसल रॉबिन्सन का प्लान था अगोरा कंपनी उनका ईस्ट में वेट कर रही होगी, लेकिन वो नॉर्थ में टर्की जाएंगे, लेकिन बाकी लोग इस प्लान को लेकर राजी नहीं हो रहे थे। तब रॉबिन्सन मोरोजो से पूछता है वो उन्हें वहां ले जा सकता है या नहीं। मोरोजो ने वहां के नक्शे देखे हैं, लेकिन वो जगह ज्यादा गहरी नहीं है। फ्रेजर कहता है उनके पास बैटरीज भी नहीं है, वो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर नेवी तैनात है। लेकिन रॉबिन्सन को टर्की जाना था, वहां पहुंचने में उन्हें 14-15 घंटे लगने वाले हैं। फ्रेजर इस प्लान के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन रॉबिन्सन के मुताबिक अगोरा कंपनी बिना परमिशन के तुर्की नेवी के सामने नहीं आ सकती और उसे एक खुफिया रास्ता पता है जिससे वो टर्की की नेवी से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन कोई भी इस प्लान के लिए मान नहीं रहा था। तब रॉबिन्सन सब लोगों को एक स्पीच देता है कि अगर वो ऊपर गए तो पकड़े जाएंगे, लेकिन वो इस प्लान पर काम करते हैं तो अमीर होने के साथ साथ आजाद भी होंगे और इस तरह वो अगोरा कंपनी से बदला भी ले सकेंगे, जिन्होंने उन सबको इस्तेमाल करके फेंक दिया। और इतना जोखिम उठाने के बाद वो गरीब बनकर घर नहीं जाएगा। तब सब उसकी बात मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जेस्सो ड्राइव शाफ्ट को रिपेयर करता है और उसे काम करने लायक बनाता है। उधर मोरोजो सारा सोना इकट्ठा करता है। रॉबिन्सन सोने के बार्स के वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके पूरे सोने का वजन निकालता है। तब रॉबिन्सन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 टन सोने के बारे में पता था, लेकिन पूरा सोना 2 टन नहीं बल्कि 4 टन था। लेकिन उस सोने को देखकर फ्रेजर रो रहा था, क्योंकि इस सोने को लाने की कोशिश में पीटर्स ने अपनी जान दे दी। वही दूसरी तरफ डेनियल्स ने खुद को एक केबिन में बंद कर रखा था। उसके पास रॉबिन्सन और रोनाल्ड आते हैं और उसे अपने साथ काम करने ले जाते हैं। वो लोग डेनियल को फ्रेजर और जेस्सो की मदद करने भेजते हैं। फ्रेजर उसे काम समझाता है, लेकिन डेनियल फ्रेजर को उकसाने लगता है कि उन्हें ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फ्रेजर डेनियल को चिल्लाकर चुप करा देता है। तभी वहाँ रॉबिन्सन आता है। फ्रेजर कहता है अगर वो लोग सोना लेने नहीं जाते तो पीटर्स मारा नहीं जाता, लेकिन रॉबिन्सन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये सब डेनियल सुन रहा था। वो समझ जाता है कि फ्रेजर इस मिशन से खुश नहीं। उधर रॉबिन्सन इंजन स्टार्ट करने कहता है। तब सब लोग बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि 70 साल पुराना ड्राइव शाफ्ट इस्तेमाल किया जाने वाला है। उन्हें डर था ड्राइव शाफ्ट काम करेगा या नहीं। अब इंजन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सबमरीन चलने लगती है। तब सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें भी यकीन हो रहा था कि वो लोग नॉर्दर्न टर्की पहुंच जाएंगे। सबमरीन बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन तभी बाबा सोनार के जरिए साउंड वेव सुनकर पता लगाता है कि सबमरीन से लगभग 60 मीटर की दूरी पर एक चट्टान है जिससे सबमरीन टकरा सकती है। रॉबिन सबमरीन को तुरंत रोकने कहता है। चट्टान सबमरीन से ज्यादा दूर नहीं थी। सब लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है अब वो नहीं बचने वाले, लेकिन सबमरीन चट्टान से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। तब सब लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अब फ्रेजर
फ्रेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है अगर वो सबमरीन में रहा तो मारा जाएगा। वो मेन केबिन में रॉबिन्सन से लड़ने जाता है। उधर रॉबिन्सन भी मोरोजो पर नाराज हो रहा था क्योंकि मैप के हिसाब से वहाँ कोई भी चट्टान नहीं होनी चाहिए थी। मोरोजो बताता है मैप में कोई गड़बड़ है क्योंकि जो मैप वो देख रहा है वो गलत है, जिसकी वजह से सबमरीन अपने रास्ते से भटक गई। अब वो लोग बहुत कम गहराई में है, उन्हें वापस जाकर सही रास्ता पकड़ना होगा जिसमें लगभग 8 घंटे लगेंगे। ये सुनकर फ्रेजर ऊपर जाने की जिद करने लगता है। तब रॉबिन्सन मैप में देखकर मोरोजो से रास्ता पूछता है। दरअसल उनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ है और वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 100 मीटर या उससे भी छोटी जगह है। रॉबिन्सन को लगता है सबमरीन उस रास्ते से जा सकती है, लेकिन फ्रेजर डर जाता है और सबमरीन को वहाँ से ले जाने के बदले ऊपर ले जाने कहता है। वो कहता है रॉबिन्सन सोने के लिए सबमरीन के सभी लोगों को मरवा देगा। ये सुनकर रॉबिन्सन भड़क जाता है। उसे लगता है फ्रेजर उसका ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। तब रॉबिन्सन वहाँ रखी गन उठाकर सबको अपनी अपनी जगह वापस जाने कहता है। फिर रॉबिन्सन सबमरीन को उसी रास्ते से आगे बढ़ाने लगता है। उधर फ्रेजर अपनी जगह पर काम कर रहा था, लेकिन वो परेशान भी था। तब डैनियल कहता है सबमरीन को चलाने के लिए 9 लोगों की जरूरत है। अगर एक भी कम हुआ तब रॉबिन्सन को ना चाहते हुए भी सबमरीन ऊपर ले जाना होगा। वो फ्रेजर से जेत्सेओ को मारने कहता है। ऐसा करके फ्रेजर खुद की और सबकी जान बचा सकता है। कुछ देर बाद सबमरीन एक चट्टान से टकराने लगती है, लेकिन सबमरीन को कोई नुकसान नहीं होता। मोरोजो रॉबिन्सन को बताता है कि 20 से 30 मिनट में वो खतरे से बाहर होंगे। इधर सबमरीन के टकराने से फ्रेजर और ज्यादा डर गया था। तब वो डैनियल की बात मान जाता है। वो जेत्सेओ को काम के बहाने अपने पास बुलाता है और एक बड़े से हथियार से उसके सिर पर वार करता है, जिससे जेत्सेओ की वही मौत हो जाती है। जेत्सेओ के मरने के बाद इंजन काम करना बंद कर देता है। प्रेशर और स्पीड कम होने लगती है, जिससे सब परेशान होने लगते हैं। इतने में डैनियल मेन केबिन में आकर सबको बताता है कि सबमरीन को चट्टान का झटका लगने की वजह से जेत्सेओ किसी चीज से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सब समझ जाते हैं फ्रेजर ने ही जेत्सेओ को मारा है। रोनाल्ड फ्रेजर पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वही रॉबिन्सन भी समझ गया था कि फ्रेजर ने ये काम डैनियल के उकसाने पर किया होगा। वो गुस्से में भड़क जाता है और सबको अपनी अपनी पोजीशन पर जाने कहता है, लेकिन डैनियल बार बार सबमरीन ऊपर ले जाने बोल रहा था। तब रॉबिन्सन डैनियल पर गन तान कर फिर से सबको अपनी अपनी पोजीशन पर जाने बोल रहा था। रोनाल्ड रॉबिन्सन से कहता है अगर डैनियल उसकी गन से मारा गया तो वो लोग ऊपर नहीं जा सकेंगे क्योंकि सबमरीन को चलाने के लिए लोग बहुत कम पड़ेंगे। तब टॉबिन रॉबिन्सन पर चिल्लाते हुए कहता है कि रोनाल्ड सही बोल रहा है और उन सबको ऊपर जाना चाहिए। तब रॉबिन्सन को होश आता है। तभी सबमरीन में इंजन का प्रेशर बढ़ने से एक ब्लास्ट होता है, जिससे लेवेंस्को की मौत हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से सबमरीन के पिछले हिस्से में पानी भरने लगता है। सबमरीन काम करना बंद कर देती है और नीचे गिरने लगती है। सब लोग पिछले हिस्से में जाकर पानी को सबमरीन के अंदर भरने से रोकने लगते हैं। तभी एक होल होता है और पानी का फोर्स सीधा टॉबिन के सिर पर लगता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी सांस भी रुक जाती है। लेकिन रॉबिन्सन ने टॉबिन को देख लिया था। वो उसे उठाकर दूसरे केबिन में ले जाता है। इधर सब लोग मिलकर पानी को रोक रहे थे। तभी पानी और ज्यादा स्पीड से भरने लगता है। तब डैनियल डर जाता है और अपने बाकी साथियों को छोड़कर अकेले ही केबिन से बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। फ्रेजर, रोनाल्ड और बाबा उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन वो कमीना सिर्फ खुद को ही बचाता है। उधर रॉबिन्सन टॉबिन को ट्यूब केबिन में ले जाने के बाद उसे सीपीआर देता है और थोड़ी देर बाद टॉबिन को होश भी आ जाता है। तभी एक और ब्लास्ट होता है, जिससे फ्रेजर, रोनाल्ड और बाबा पानी में डूबकर मारे जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से जिस केबिन में डैनियल था उसमें भी पानी भरने लगता है। तब डैनियल खुद को बचाते हुए दूसरे केबिन में जाकर दरवाजा बंद करता है, लेकिन दरवाजा बंद करते समय उसकी बेल्ट दरवाजे में फंस जाती है, जिसकी वजह से डैनियल भी वही फंस गया था। तब वहाँ मोरोजो आता है। डैनियल उससे मदद मांगता है और उसे बेल्ट काटने के लिए चाकू लाने कहता है, लेकिन मोरोजो उसकी मदद किए बिना वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता था ये सब डैनियल की वजह से ही हुआ है। वही दूसरी तरफ रॉबिन्सन टॉबिन से माफी मांग रहा था। टॉबिन को लगता है अब वो यही मरने वाला है। वही जिस केबिन में डैनियल फंसा हुआ था वहाँ भी पानी भर रहा था। फिर पानी भरने से डैनियल भी मारा जाता है। इधर ट्यूब केबिन में मोरोजो भी आ गया था। वो रॉबिन्सन को बताता है सबमरीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है और पूरे लोग भी मर चुके हैं। ये सुनकर टॉबिन बहुत डर गया था। उसे यकीन हो गया था अब सब यही मारे जाएंगे। तभी रॉबिन्सन एक टेबल के नीचे से स्केप सूट निकालता है। यहाँ हमें पता चलता है शुरुआत में रॉबिन्सन ने सबसे झूठ बोला था कि सबमरीन में स्केप सूट नहीं है। ये देखकर मोरोजो भड़क जाता है क्योंकि स्केप सूट की मदद से वो कुछ लोगों को बचा सकते थे और इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन रॉबिन्सन कहता है उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि लोग डरकर मिशन छोड़कर भाग जाते। लेकिन मोरोजो उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं रॉबिन्सन
रॉबिन्सन भी उन लोगों की मौत का जिम्मेदार है। तब रॉबिन्सन मोरोजो को शांत करता है और उसे सूट पहनने कहता है। टॉबिन और मोरोजो अपना सूट पहन लेते हैं। तब टॉबिन गोल्ड की एक बार उठाकर रॉबिन्सन से उसे ले जाने कहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि एस्केप सूट ज्यादा वजन कैरी नहीं कर सकते। रॉबिन्सन दोनों को बाहर जाने कहता है और वो खुद अंदर रुकता है क्योंकि उन दोनों को बाहर भेजने के लिए किसी को अंदर से लीवर खींचना होगा। टॉबिन पूछता है फिर वो बाहर कैसे आएगा। रॉबिन कहता है ट्यूब में एक इमरजेंसी लीवर होता है जिसके जरिए वो भी बाहर आ जाएगा। तब मोरोजो रॉबिन्सन को देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर रॉबिन्सन दोनों को ट्यूब में भेजता है। उनके ट्यूब में जाते ही वो लीवर खींचता है जिससे वो दोनों सबमरीन से बाहर निकलते हैं। फिर बाद में दोनों सतह पर आते हैं। उनके पास ही एक बीच है। टॉबिन मोरोजो से रॉबिन्सन के लिए वेट करने कहता है। तब मोरोजो उसे बताता है ट्यूब में कोई इमरजेंसी लीवर नहीं होता, मतलब रॉबिन्सन बाहर नहीं आ सकता। दरअसल उन दोनों को बचाने के लिए रॉबिन्सन ने खुद की कुर्बानी दे दी। ये सुनकर टॉबिन रोने लगता है। उधर रॉबिन्सन सोने पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसे पता था वो मरने वाला है। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ बिताए पलों को याद करके मुस्कुरा रहा था। अब थोड़ी देर बाद सतह पर एक एस्केप सूट ऊपर आता है। टॉबिन और मोरोजो को लगता है रॉबिन्सन भी ऊपर आ गया। वो दोनों तुरंत उस सूट की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें रॉबिन्सन नहीं बल्कि इंसान के वजन जितना सोना था और रॉबिन्सन के बीवी और बेटे की फोटो भी थी। मतलब रॉबिन्सन ने टॉबिन को दिया अपना वादा पूरा किया कि उसके बेटे और उसे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।